स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसा कि कल के वीडियो में विजेता घोषित किए गए थे, तो हमने 10 के स्थान पर 12 विजेताओं की घोषणा की थी। लिस्ट आपके सामने है और सभी जो हमारे विजेता हैं इनको सभी को गूगल पे के माध्यम से उनका विनिंग प्राइस भेज दिया गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप आज के लकी विनर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर आप विजेता बनने की शर्त है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हों और लगातार 3 दिन तक सही कमेंट में आंसर दें, आपको विजेता बना दिया जाएगा। यह एक्सीलेंट क्लासेस का आपसे प्रॉमिस है। आइए हम प्रूफ बताते हैं। जिस प्रकार से हमने देखिए, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, हमने सभी जितने भी विनिंग लोग हैं सबके मनी प्राइस वहां पर सबको भेज दिए हैं। तो एक्सीलेंट क्लासेस ऑनेस्टली काम करता है, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे विनर हैं उनको हम ईमानदारी पूर्वक भेज देते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 पर। सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में सीईटी कहा जा रहा है, के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया है, उसको मंजूरी दे दी है। उसका नाम क्या है? तो डियर एस्पायरेंट, इसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि अब केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए एक NRA की स्थापना की है। NRA स्टैंड फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यह क्या है? यह SSC, IBPS, RRB अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वित्त मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग तथा अन्य विभागों के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। इससे बहुत अच्छी बात यह है कि विद्यार्थियों को जो दुनिया भर के फॉर्म भरने पड़ते थे, दुनिया भर की परीक्षाओं को देने के लिए विभिन्न सेंटर्स पर जाना पड़ता था, अब इसके लिए विद्यार्थियों को परेशान नहीं होना है। उन्हें सिर्फ एक टेस्ट को यहाँ पर देना होगा, उसको बोलते हैं CET। यह आएगा और NRA इसे कंडक्ट कराएगा। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट NRA का गठन किया है। यह किस तरह के एग्जाम लेगी? तो डियर एस्पायरेंट, यह एग्जाम लेगी सामान्य योग्यता परीक्षा, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब हम इसको और भी डिटेल में जान लेते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और यह किस तरह से कार्य करेगा। आइए मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। जो SSC है, जिससे विभिन्न विभागों में क्लर्क पदों पर भर्ती होती थी, डाटा एंट्री कंप्यूटर पर भर्ती होती थी। तो ग्रुप डी में चपरासी एवं विभिन्न प्रकार के हेल्पर्स पद पर होती थी। उसके लिए अब SSC, IBPS, और IBPS ऐसा विभाग है जो सभी बैंकों के लिए क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर अर्थात ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भर्ती है, यह 2 चरण में होगा। पहले चरण का एग्जाम IAS कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से होगा, जिसका मुख्य मकसद होगा आवेदकों की संख्या को कम करना। विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या राज्य सरकार के एग्जाम भी यह टेस्ट लेगा? तो इसमें अभी ऐसा कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। यह सिर्फ केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, उन्होंने राज्यों को सुझाव दिए हैं। अब राज्य इस पर अमल करेंगे, इसके बाद उनका नोटिफिकेशन आएगा। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में कितने लोगों को सैलरी पाने वाले लोगों की नौकरी चली गई? तो कोरोना महामारी के कारण लगभग 50 लाख लोगों की नौकरी यहाँ पर चली गई है। यह फॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है, यह सैलरीड क्लास की बात है। देश में सिर्फ 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। यह सिर्फ जुलाई महीने का डाटा है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और 50 लाख लोगों की नौकरी जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सरकार ने पिछले कुछ साल में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखाए बनने वाली संस्था, जो संस्था का नाम है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ने अपनी रिपोर्ट जारी करके, यह भरोसेमंद एजेंसी है, इसका डेटा बहुत ही सही माना जाता है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है और यह कोरोना महामारी के कारण हुआ है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई तक के महीने में कितने लोगों ने सैलरी पाने वाले लोगों की नौकरी चली गई? तो डियर एस्पायरेंट, अगर हम बात करें अप्रैल से लेकर जुलाई तक, तो लगभग 1.89 करोड़ लोगों की नौकरी कोरोना महामारी के कारण चली गई है। भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है और जिसमें से लगभग 1.89 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास का डेटा है, इतने लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। सोचिए कितना भयंकर बेरोजगारी का माहौल तैयार होने वाला है।
सैलरी क्लास वालों की नौकरी जाने के बाद एक बार उन्हें दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जब एक बार नौकरी चली जाती है, कंपनियां निकाल देती हैं, तो दोबारा सेलेक्ट होने के लिए आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप उनके लिए फिर नए हो जाते हैं और लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट की आशंका जताई है? तो भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी 16.5% गिरने की आशंका जताई है। यह देश बहुत बड़े संकट में जाने वाला है। 16.5% की जीडीपी जब गिरेगी तो सोचिए कितनी बड़ी आर्थिक मंदी इस देश में आ जाएगी। इससे पहले मई में एसबीआई की रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की तिमाही में जीडीपी को 20% गिरने की आशंका जताई थी, लेकिन अब उसमें सुधार करके 16.5% कर दिया है। अर्थशास्त्रियों ने 17 अगस्त को अपनी रिपोर्ट जारी की और इसके जो डेटा है वह बताता है कि कंपनी की जो सकल आय है वह 50 से 25% से अधिक गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुमान लगाया कि कोविड-19 के कारण जो अपनी जीडीपी है उसका कुल नुकसान 16.8% होगा। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार और मुख्यालय मुंबई में है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। कोरोना संकट के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में अप्रैल से जून तक 2020 की तिमाही में कितने फीसदी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान जैसे कि सबसे बड़ी इकोनॉमियों में से एक है, जापान की इकोनॉमी गिरने की आशंका है 27.8%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। जापान की इकोनॉमी पर कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। जापान में 27.8% इकोनॉमी गिरने का मतलब है भारी मंदी। अप्रैल से जून की तिमाही के बीच गिरावट दर्ज की जा रही है। जापान सरकार की ओर से 17 अगस्त को जारी आंकड़ों में कोरोना की वजह से व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जापान जैसे कि बहुत बड़ा स्टील का सप्लायर है, बहुत सारी कारों का सप्लायर है, बहुत सारी मशीनरीज का सप्लायर है। कोरोना के कारण वहाँ पर कोई भी इस प्रकार की व्यापार में ठप रहे हैं। इसके लिए 27.8% फीसदी जापान जैसे विकसित देश की गिर जाएगी। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आर्थिक मंदी की चपेट में आए यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटिश में अप्रैल से जून की 2020 की तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट आ गई है? बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही दूसरी तिमाही कंप्लीट हुई है तो जीडीपी के आंकड़े सभी देशों ने अपने जारी किए हैं और इससे सभी एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सभी विकसित देशों के इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए मैं कोलैब करके लाया हूं। आपको जापान, ब्रिटेन, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत में कितने लोगों की जॉब, भारत में एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो वर्तमान क्वेश्चन है हमारा, इसमें यूनाइटेड किंगडम की जो दूसरी तिमाही की जीडीपी 24.4% की गिरावट आई है। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी तिमाही में आर्थिक मंदी 24.4%। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद बांग्लादेश की जीडीपी में कितने प्रतिशत 2019 की जुलाई से जून तक कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो डियर एस्पायरेंट, बांग्लादेश के फिजिकल ईयर वित्तीय वर्ष जुलाई से जून में यह शानदार ग्रोथ रेट आया है। जहां बड़े बड़े देश इस कोरोना के संकट काल में बच नहीं पाए हैं, वहीं बांग्लादेश की जो जीडीपी है 5.24 के शानदार ग्रोथ रेट से ऊपर बढ़ी है। जीडीपी की इतनी बेहतरीन बढ़त देखते हुए दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इलाके देश के मुकाबले जल्द पटरी पर लौट आएगी। कोरोना संकट के दौरान जुलाई में बांग्लादेश का निर्यात 0.6% बढ़कर 3.91 अरब डॉलर हो गया है। तो जहां बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की पीएम हैं शेख हसीना और यहाँ की मुद्रा है टका और राजधानी है ढाका। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वह किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी लेंगे? तो डियर एस्पायरेंट, यह लेंगे एबीडी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अब एक दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को ख़त्म हो रहा था। आपको बता दें कि लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। निर्वाचन आयोग के इतिहास में अशोक दूसरे ऐसे आयुक्त होंगे जिसने कार्यकाल पूरा करने के पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 1973 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नागेंद्र सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज बनाया गया था।
तो आइए ABD के बारे में जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसके 68 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट हैं मानसूंग अक्सावा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अमेरिका की मेजबानी दुनिया में की सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ है। इस युद्ध अभ्यास का नाम बताना है। तो डियर एस्पायरेंट, चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने हवाई द्वीप समूह के आसपास से नौसेना अभ्यास किया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यास बताया जा रहा है। इसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम पैक। 17 से 31 तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में 10 देशों के 20 महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में चीन को न्योता नहीं दिया गया है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें टोटल 10 देश हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है। आप जैसे कि फोटो में देख पा रहे होंगे, आमतौर पर रिम पैक में 30 देश, 50 युद्धपोत और 200 फाइटर जेट होते थे, लेकिन अमेरिका ने चीन से तनाव के चलते 10 देशों के साथ यह करने का घोषणा की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है? तो डियर एस्पायरेंट, यह है मंडवाडी स्टेशन। यदि आप कभी बनारस गए हों तो उससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक मंडवाडी जंक्शन है, मंडवाडी स्टेशन है। यह स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी जिले से मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए यूपी सरकार ने यह आग्रह भेजा था। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम बदलने में बहुत ही माहिर हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय से स्टेशन का नाम बदलकर NOC मांगी थी। किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए NOC मिल गई है। और यह किसी गांव या शहर का नाम बदला जाता है तो उसके लिए शासकीय आदेश की ज़रूरत पड़ती है और यह हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो यह है मंडवाडी स्टेशन। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। निशिकांत कामत, जिनका हाल में ही निधन हो गया, वह एक क्या थे? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, राजनीतिक, गायक या खिलाड़ी? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर राइट आंसर है, वह एक अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। ही वॉज ए फेमस फिल्म एक्टर एंड फिल्म डायरेक्टर। और हाल में ही उनका निधन हो गया है और उनको क्रोनिक लीवर डिसीज नामक भयंकर बीमारी हो गई थी और इस बीमारी में लीवर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। हालांकि लीवर हमारा बहुत ही जल्दी ग्रो अप करता है, लेकिन क्रोनिक लीवर डिसीज में लीवर दोबारा ग्रो नहीं कर पाता है। इस एक महाबीमारी के कारण इनका हाल में ही निधन हो गया। यदि पूछा जाए कोरोना महामारी के कारण किन किन हस्तियों की हाल में ही जान गई है, तो कोरोना महामारी के कारण हमारे राहत इंदौरी साहब की हाल में ही मृत्यु हो गई थी। और डियर एस्पायरेंट, और भी यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते बहुत से महान हस्तियाँ कोरोना महामारी के चपेट में आए हों, चाहे वह हमारे गृह मंत्री हों, चाहे अमिताभ बच्चन हों। कोरोना वायरस से कोई अछूता नहीं रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। IDBI बैंक ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो IDBI बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन यह भी देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेकों की धोखाधड़ी रोकने के लिए एक ऐप लॉन्च की थी, जिस पे हम चेक को स्कैन करके चेक की वैलिडेशन चेक कर सकते हैं। तो उसका नाम अगर पूछा जाए तो उसका नाम है पॉजिटिव पे। और डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर IDBI बैंक ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है, जिसे IDBI का पहले एक ऐप था जिसका नाम था गो मोबाइल प्लस, और हाल में ही IDBI बैंक ने अपना एक अगला UPI संबंधित ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है पे एप्ट। अब आपको मैं यह भी जानकारी दे दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव पे 50,000 से ऊपर की चेक यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और जैसे ही आप किसी भी चेक को पॉजिटिव पे के द्वारा स्कैन करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि यह चेक वैलिड है या इनवैलिड। तो यह था हमारा बैंकिंग से रिलेटेड। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का हाल में ही निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो यह क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में भी देखा था, लेकिन आज मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको बताना चाहता हूँ। पंडित जसराज एक शास्त्रीय संगीत के गायक थे और इनके बारे में एक बहुत ही अच्छा फैक्ट यह है डियर एस्पायरेंट कि यह जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, सभी में इन्होंने अपना गायन शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया है। और भारत में यहाँ उन्हें 1975 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हाल में ही दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका जैसे ठंडे महाद्वीप पर भी इन्होंने अपनी शास्त्रीय संगीत की
प्रस्तुति की थी और इसलिए इन्हें सभी महाद्वीपों पर, दुनिया के सभी महाद्वीपों पर अपने शास्त्रीय संगीत को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है और इन्हें 1975 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। सो राइट आंसर है 1975। अब डियर एस्पायरेंट, यह है हमारा आज का लकी क्वेश्चन। यह जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, किस देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। तो यह तो हमें आंसर पता है कि माले कंट्री ने ऐसा किया है। वहाँ के यूएन ने हाल में ही माले की सेना को यह चेतावनी भी दी है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को तुरंत के तुरंत रिहा किया जाए बिना किसी शर्त के। और यहाँ पर यह भी हुआ है कि यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने हिरासत में जाने के बाद वहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। अब आज का लकी क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है कि यह माले देश किस कंटिनेंट अर्थात किस महाद्वीप में आता है। यह राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और प्रतिदिन आप हमारे राइट आंसर देते हैं यदि 3 दिन तक, तो आपको चौथे दिन जो हमारी लिस्ट जारी होगी उसमें हम आपको लकी विनर बनाएंगे और आपका विनिंग प्राइस आपको भेज दिया जाएगा। डियर एस्पायरेंट, शर्त यह है कि आप वीडियो को शेयर करते हो और आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो तो आप हमारे लकी विनर बन सकते हैं। यह था आज का हमारा वीडियो। आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ऑसम डे। सभी स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर विनिंग प्राइज़ भेज दिया है। जिनका भी किसी कारणवश रह गया है तो वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसे ही हमें उनकी डिटेल मिल जाएगी हम उनका विनिंग प्राइस उसको भेज देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करिएगा। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए ऑसम डे।